जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फिर से जीके जीएस से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाने की सिफारिश किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा संयुक्त संसदीय समिति ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। तो इस आर्टिकल को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योजना आयोग। और देखिए योजना आयोग के स्थान पर अभी क्या है, तो नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था पहली बार, तो 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा KC नियोगी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताइए। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है। तो साथियों यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा JB कृपलानी की पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है JB कृपलानी। आगे देखिए, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर कीजिए। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है। तो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर सही जवाब है चिनाब नदी पर है। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। एक पूछा जाता है नाथपा झाकड़ी परियोजना, जो कि बिहार के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है नाथपा झाकड़ी परियोजना, याद रखिएगा। और दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है, तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। और इसे फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था दुलहस्ती परियोजना। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कथकली से। और कथकली की बात करें तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। रंगोली लोक शैली प्रचलित है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए। रंगोली लोक शैली प्रचलित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य याद रखिएगा लावनी। पूछा जाता है लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। पायरोमीटर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। पायरोमीटर क्या है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में C से क्या मतलब है? तो यहाँ पर आठ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति। यहाँ पे C का तात्पर्य क्या है? प्रकाश की गति। और प्रकाश की गति निर्वात या हवा में क्या है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है हवा या निर्वात में। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और एक तीसरा तत्व पोटेशियम होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के, याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक याद रखना है NPK। N से आपका क्या हो गया? तो N से आपका नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं। P से आपका क्या हो गया? फास्फोरस हो गया। और K से पोटेशियम। ताजमहल का निर्माण भारत और खालिस्तान के विशेषज्ञों ने किया था। तो भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा उन्हें प्रचंड बवंडर कहा जाता है। बी ऑप्शन याद रखिएगा, प्रचंड बवंडर। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो 12 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को देते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पकी मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित है। तो आग में जो पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। और ये पूछा जा रहा है कि पक्की मिट्टी से बने हल की जो प्रतिकृति प्रतिवेदित है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, बनावली से। कहाँ पे? बनावली से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर बसे थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंध में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। कहाँ पर आके बसे थे? तो सिंध में। और आर्यों की भाषा पूछा जाता है क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामवेद। और याद रखिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य वाला वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद ये सबसे बाद वाला वेद है। और सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद है। और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का
उल्लेख मिलता है? पूछा जाता है, याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप किया गया है क्योंकि वो क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या मिलता है? तो ऑप्शन ए में है ईश्वर स्तुति के मंत्र है, बी ऑप्शन में है वैदिक यज्ञों की विधि है, सी में देख सकते हैं प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, और डी में हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा ईश्वर स्तुति के मंत्र है ऋग्वेद में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ये जो तक्कोलम का युद्ध है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध है, और ये किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। और साथियों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, और यहाँ पे इसमें 1028 क्या है? मंत्र है, याद रखिएगा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपको काफ़ी बार बताया है। चलिए आंसर कीजिए 22 के लिए। तो भारतीय तथा यूनानी कला का क्या है? मिश्रण है गांधार कला शैली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गांधार कला का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था? तो कुषाण के काल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों कनिष्क की राजधानी पेशावर या फिर पुरुषपुर बोल सकते हैं, यहाँ पर थी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटविशेष। कौन था? कुजुल कटविशेष। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछे तो कनिष्क था। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासन काल में भारत आया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर कीजिए। चीनी यात्री जो फाहियान है किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो 24 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसको कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, एक ही बात है। और इसी के दरबार में रहते थे कौन? तो महाकवि कालिदास। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान रखिएगा चंद्रवरदाई। अच्छा कनिष्क का राज्य कवि पूछे कौन था? तो याद रखिएगा अश्वघोष। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कनिष्क के राज कवि कौन थे? तो अश्वघोष थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? चलिए आंसर कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, ये सबसे बड़ा इसका कारण था। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब है। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो दीवान ए रियासत ये क्या था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने हेतु एक नए विभाग की रचना किया था, जिसे दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। मीराबाई किसके समकालीन थी?
यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मीराबाई याद रखिएगा भक्ति काल की कवयित्री थी। किस काल की? भक्ति काल की। और ये क्वेश्चन CSBC के द्वारा पिछले वर्षों में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो मीराबाई मीराबाई किसके समकालीन थी? तो 28 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चैतन्य महाप्रभु के। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? और यहाँ से ध्यान रखना है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो शिवाजी महाराज ने। तो मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? शिवाजी ने। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पर? तो वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई? तो 31 के लिए आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। और साथों यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन बता देते हैं, याद रखिएगा। देखिए, शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो कि 1665 में हुआ था। पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब संपन्न हुआ था? तो 1665 में। किसके किसके बीच में? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? चलिए आंसर कीजिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये क्या था? तिनकठिया प्रथा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 के लिए आंसर हो जाएगा भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो देखिए 23 मार्च 1931। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी क्या है? उसकी परिक्रमा करती है। तो यह किया था कोपरनिकस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, कोपरनिकस में। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ऐसा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, यानी इनकी जो आकर्षण शक्ति है, इन्हीं के कारण महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? सही जवाब है आयन मंडल से। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में
ओजोन लेयर पाया जाता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? तो 38 के लिए आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है। याद रखिएगा, इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान क्या होता है? वो घटता जाता है। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? सही जवाब है टैगा। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो टैगा जलवायु में। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 41 के लिए आंसर हो जाएगा युवा नदी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम की बात करें, ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम है एलिफेंटा पास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एलिफेंटा पास। एक पूछा जाता है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है, लेकिन मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। सियाचिन क्या है? तो देखिए, सियाचिन जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या है? हिमनद सीमांत क्षेत्र है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1868 में। और उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 20 रुपये। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, शॉर्ट में CSO लिखा जाता है। और इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब ये कोरोमंडल तट क्या है? कोंकण तट क्या है? मालाबार तट क्या है? इसके बारे में हमने आपको ज्योग्राफी क्लास में शायद परसों बताया था, शाम 7:30 बजे की क्लास में। इसलिए आपसे बोलते हैं शाम 7:30 बजे की क्लास को आप लोग डेली अटेंड कीजिए। तो उसमें आपको मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था। तो 47 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। ध्यान रखिएगा, कब? अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। रबड़ क्या है? नकदी फसल का उदाहरण है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये समाप्त हो चुका है। आखिरी क्वेश्चन है, विभिन्न मुद्राओं के बारे में दिए गए कथनों में कौन कौन से कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रकृति होती है हॉट मनी कहलाती है। 100% सही है, ये तो आपका सही है। ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ये गलत है, हार्ड करेंसी का उदाहरण ये नहीं है। आगे देख सकते हैं, वह मुद्रा
जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार कम रहती है, ये है हार्ड करेंसी। तो कथन 1 और कथन 3 सत्य है। देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है। आंसर भी देख सकते हैं 50 का यहाँ पर ए दिया गया है। तो साथियों ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर